हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का ये आज मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो जितने भी लोग कंप्यूटर पे डिप्लोमा ले रहे हैं या डिग्री ले रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में सी प्रोग्रामिंग है, उनके लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी सी के आपके चैप्टर हैं वो सबको मैं कवर करूँगा। तो सीरीज़ में साथ साथ चलते रहिएगा। मैं आपको थ्योरी प्लस आपको लाइव प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा। इस क्लास में मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन का और एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा कि प्रोग्राम का जो मेन सिंटेक्स होता है आपका, कि प्री प्रोसेसर क्या है, फंक्शन का रन करने कहाँ से स्टार्ट करता है, और उस प्रोग्राम को मैं अभी जो है आपको कंपाइलर पर रन करके भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग जो है हमारा जो लैंग्वेज है उसको सबसे पुरानी लैंग्वेज भी कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बने सी के बाद, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, एसपी, पीएचपी, तो जितने भी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स के आधार पर ही वो कार्य करता है। तो जितने भी बाद में जो लैंग्वेजेस बनते गए, उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटेक्स होता है उसको कॉपी किया। मैं आगे जब आप इस क्लास के में आगे आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा कि सिंटेक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो सी लैंग्वेज को सबसे पुरानी लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। बात करें यदि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर में ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं आपको एक दो एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा जो फ्री में गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करिए और आप जो है कोडिंग जो मोबाइल में सीख सकते हैं। बट रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको, जब आप जॉब में जाएंगे तो ऑब्वियस अभी मोबाइल में तो करेंगे नहीं, लैपटॉप में ही करेंगे। तो यदि आपको ऐसा फील करना है कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो आप काम करिएगा, कीबोर्ड खरीद लीजिए, मोबाइल में आप कनेक्ट करके आप जो है कीबोर्ड से टाइप कर लीजिएगा। नहीं तो अभी बेसिक सीख रहे हैं तो आप जो है मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो देखिए, कुछ मैं सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंप्यूटर या लैपटॉप में। जैसे कि देखिए, टर्बो सी प्लस प्लस है जो सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर माना जाता है। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ लोगों को बॉरलैंड करिए। टर्बो सी प्लस प्लस में एक दिक्कत ये है कि आपको जो है आपको कॉपी पेस्ट के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। मान लीजिए सपोज करिए कोई कोड है जिसको आप नेट से कॉपी करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में पहले से बना हुआ है, उसको आप वहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। बट बॉरलैंड के केस में आप जैसे कि मैसेज को कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोड ब्लॉक है, विजुअल स्टूडियो कोड है, ये सभी की सभी आप क्या है, ये आपके वो सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप सी प्रोग्रामिंग जो है सीख सकते हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बना तो इनका जो मेन मोटो था, मेन उद्देश्य था कि उनको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। यदि थोड़े से भी आप कंप्यूटर के टर्म्स से फेमिलियर हैं तो आप सबको पता होगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या है, आपका फ्री में अवेलेबल है, मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो निर्माण हुआ है वो सी प्रोग्रामिंग की मदद से ही हुआ है। तो सी प्रोग्रामिंग से मदद से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो जिसको बनाया गया था, तो वो था हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है क्या? और आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लैंग्वेजेस में से वन है आपका सी प्रोग्रामिंग। क्लियर है क्या? बात थोड़ी हिस्ट्री, इतिहास से करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग की आविष्कार से पहले मार्टिन रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक ने 1966 में एक BCPL नामक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था, जिसका फुल फॉर्म था BCPL का, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बी लैंग्वेज कहा जाता था। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बना ज़रूर था बट वो सक्सेस नहीं हुआ, उतना डिमांड में नहीं था, लोगों को इसमें काम करने में दिक्कत होती थी। तो ये जो है मतलब एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो बना, बट कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गया, इस पर काम करना बंद कर दिया गया। ये यूँ कहें ये उतना फेमस नहीं हुआ, लोगों के साथ चलन में नहीं रहा ये। बाद में केन थॉमसन नाम ने के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने BCPL को डेवलप करके BCPL के पहले अक्षर का मतलब बी लैंग्वेज का आविष्कार कर दिया था। मतलब वही था, कुछ मॉडिफाई किया और उसका जो BCPL था उसको वो बी में कन्वर्ट कर दिया, जो मैंने आपको पहले ही कहा। ठीक है क्या? बाद में बी लैंग्वेज के चलते केन थॉमसन ने अगेन, जिन्होंने बी लैंग्वेज बनाया था BCPL से, तो केन थॉमसन ने क्या किया, बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अब एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई। ठीक है, बेसिक भी एक आपका क्या है, एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है और बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, दो अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, बाद में डेनिस रिची ने बी लैंग्वेज को डेवलप कर
करके कुछ उसमें और अपडेट करके बेल लेबोरेटरी लैब में सी प्रोग्रामिंग का निर्माण किया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो लास्ट पॉइंट है कि सी लैंग्वेज के जो डेवलपर है या जिन्होंने इस खोज की या कहें कि फादर ऑफ सी लैंग्वेजेस कौन है, तो वो थे डेनिस रिची, जिन्होंने बेल लैब में इसका आविष्कार किया। ठीक है, इससे पहले यदि आपको ये 3 पॉइंट याद रहता है कि बी लैंग्वेज से पहले और कौन कौन से लैंग्वेजेस थे, तो हाँ BCPL था, बी लैंग्वेज था। बाद में उसको अपडेट करके डेनिस रिची ने AT&T बेल लैब में सी लैंग्वेज का निर्माण किया। तो ये तो कुछ हिस्ट्री था। 1972 में आपका सी लैंग्वेज का निर्माण हुआ। क्लियर है क्या? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के बाद डेनिस रिची और केन थॉमसन ने दोनों ने मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस लैंग्वेज का निर्माण किया। बट ये लैंग्वेज अपने आप में सफिशिएंट नहीं था एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अपडेट करके सी लैंग्वेज बनाई। देन सी लैंग्वेज के साथ डेनिस रिची और केन थॉमसन ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया। क्लियर है क्या? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो जानना जरूरी था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको के पास कंपाइलर होना आवश्यक है। कंपाइलर क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। सपोज करिए एक को हिंदी नहीं आती और दूसरा एक जैपनीज़, जिस को इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं, जो एक दूसरे के लैंग्वेज के साथ फेमिलियर नहीं है। जैसे हिंदी वाले को जैपनीज़ नहीं आता, जैपनीज़ को हिंदी नहीं आता है, तो इनके बीच में एक ऐसा ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा। तो जब हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की, तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर होता है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करता है, आपका मशीन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक वो हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है। अब वहाँ पर कंपाइलर की आवश्यकता होती है जो क्या कर सकते हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर जो है केवल और केवल क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेजेस समझता है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और हम जो ये जो चीज़ें देख रहे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में लिखा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, मशीन लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है कि जैसे ट्रांसलेटर होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में, वैसे ही कंपाइलर होता है। तो हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड में आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको क्या करना है, उसको कंप्यूटर के समझ सके, उससे कंफर्टेबल हो सके कंप्यूटर उसके साथ, उसको चेंजों को समझ सके, इसलिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, मशीन कोड मतलब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद कंप्यूटर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके आउटपुट जनरेट करेगा और फिर से क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगेन आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम आसानी से उसको समझ सकें। क्लियर है क्या? तो कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल कंपाइलर आपके लिए इतना आप जान लीजिए कि मशीन कोड को क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कंपाइलर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी सोर्स कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें किसी प्रकार का एरर है कि नहीं ये भी चेक करने का काम करता है। तो यदि आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, अब उस प्रोग्राम में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है उसको हम लोग एरर कहते हैं। यदि एक भी एरर रहेगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। और यदि आपका एरर 0 आ गया, मतलब आपका जो सोर्स कोड है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो 100% सही है, उस स्थिति में आपका कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करके बोलेगा कि भाई इसमें 0 एरर है, अब आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा। तो यदि आप टर्बो सी यूज़ करते हैं, टर्बो C++, यदि आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो होता है आपका कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट होता है Alt+F9। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट में ज़रूर याद रखिएगा, कंपाइल करने के लिए Alt+F9। और यदि आपके प्रोग्राम में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है तब आप उसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करना मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, चला के देखना, ताकि हमको आउटपुट प्राप्त हो सके। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना है Ctrl+F9, Alt+F9 कंपाइल करने के लिए और Ctrl+F9 रन करने के लिए। क्लियर है क्या? अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो ये हमारा सी का सबसे पहला प्रोग्राम है। इस पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। तो देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा। तो सिंटैक्स मतलब क्या, देखिए आपके ये जो आपके शुरू के जो 2 लाइन है, ये हमारा प्री प्रोसेसर है, ये मस्ट है आपके किसी प्रोग्राम में रहेगा ही रहेगा। जो 3rd लाइन है बाबू, ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, ये भी आपका रहेगा। और ये जो आपका जो करली ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको, जिसको सर्पाकार कोष्टक कहते हैं, 4 और 7 पे आप, मैंने इसमें लाइन नंबर भी लिख दिया है।
तो आप लाइन नंबर को भी देखिए, तो ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है ये, और ये आपका 7वें नंबर पे बेटा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये जो है मेथड की बॉडी वाला सेक्शन है। देखिए ये मेथड के जस्ट बाद तीसरे लाइन के बाद यहाँ से शुरू हुआ है। तो 4 से लेकर 7 तक का जो एरिया है उसको हम लोग मेथड की बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ मेथड कहते हैं, ठीक है। और मेथड को हम लोग फंक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा। मेथड कहते हैं या फिर हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन की पहचान क्या है? तो ये जो हमारा जो छोटा कोष्टक होता है, ठीक है, ये हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो ये जिसके साथ ये लगा रहेगा वो होता है हमारा फंक्शन। और ये है हमारा फंक्शन। ये देखिए मेन फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। और फंक्शन के बाद आपकी ये जो बॉडी रहेगी, तो बॉडी का जो ये जो सेक्शन होता है, यहाँ पर आप जो भी चीज़ें चाहें आप लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो पहला लाइन, दूसरा लाइन, और ये तीसरा लाइन, और ये चौथा लाइन बेटा, ये शुरू के जो 4 लाइन है वो आपके मस्ट है, वो हर सभी प्रोग्राम में रहेगा ही रहेगा। और अंतिम का जो 2 लाइन है बेटा, गेट सी एच फंक्शन, और जो आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है ये भी रहेगा ही रहेगा। बीच में जो आपका जो 5th नंबर का जो लाइन है वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, हेलो वर्ड लिख सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है क्या? तो आपका ये हो गया, सिंटेक्स हो गया। अब मैं इसको एक एक लाइन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला वाला जो आपका है प्री प्रोसेसर है। तो शुरू के जो 2 लाइन है बेटा ये प्री प्रोसेसर कहलाता है। इसको हम लोग हेडर फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए मैंने लिख दिया है हेडर फाइल। सबसे पहला आपको हेडर मतलब होता है आपका सबसे ऊपरी हिस्सा। जैसे कि आपका बॉडी में जो हेड ऊपरी हिस्सा है वैसे ही हेडर फाइल होता है, उसको प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। जो प्रोसेसर होता है वो आपके फंक्शन को काम करने के लिए, फंक्शन को होल्ड करने के लिए ही प्री प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है, पहला जो लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हैज़ इंक्लूड। तो ये जो आपके इसके अंदर जो लिखा हुआ बेटा, स्मॉल आपका जो लेस देन और स्मॉल देन के बीच में जो है आपका ये वाला एरिया, stdio.h जो लिखा हुआ है, तो stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड एसटीडी का और आईओ का होता है इनपुट आउटपुट। और .h मतलब आपका है हेडर फाइल, ठीक है। वैसे ही आपका जो सेकंड है कोनियो, इसका मतलब होता है बेटा कंसोल। क्या होता है? कंसोल लिख लेना आप लोग, कंसोल इनपुट आउटपुट, और .h मतलब है हेडर फाइल। तो आपका जो पहला हेडर फाइल है stdio.h, वो क्या करता है? जितने भी फंक्शन आप यूज़ करेंगे मेथड के अंदर, जैसे पहला आपने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है? प्रिंट एफ। कैसे पता चला? तो बाबू ये देखो, आपका छोटा ब्रैकेट बड़ा आपका जो छोटा है ना, वो आपका क्या है? फंक्शन का पहचान है। तो stdio.h होता है वो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ऐसे फंक्शन को क्या करता है? ऑपरेट करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है नहीं? उस फंक्शन का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आप स्टैंडर्ड हेडर फाइल का प्रयोग करेंगे। वैसे ही जो सेकंड वाला है मेरा कंसोल हेडर फाइल, उसके कंट्रोल में कौन कौन रहता है? तो एक देखिए, एक फंक्शन मैंने यहीं पे लिखा है गेट सी एच। गेट सी एच होता है CLR करके क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है। ये सभी के सभी फंक्शन किसके कंट्रोल में रहते हैं? कंसोल हेडर फाइल, आपका जो हेडर फाइल होता है उसके कंट्रोल में रहता है। तो पहला चीज़ आपको समझ में आया कि एक होता है बेटा प्री प्रोसेसर। तो शुरू के जो 2 लाइन है वो प्री प्रोसेसर बोल सकते हैं आप, या उसको आप हेडर भी बोल सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने लिख दिया है। अब आते हैं थर्ड लाइन पे, वाइड मेन। तो ये बाबू आपका मेन फंक्शन बोला जाता है। और आपका जो सी प्रोग्रामिंग होता है वो रन होना यहीं से स्टार्ट करता है। देख लीजिए, प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है, आपको बता रहा हूँ मैं, मेन के पहले जो भी वर्ड लिखा रहेगा वो कहलाता है बाबू रिटर्न टाइप। क्या कहलाता है? रिटर्न टाइप। जैसे आपको डेटा टाइप में आगे चल के बताऊँगा, जैसे इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, यदि आप सबको पता है तो वेरी गुड है। इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, ये सभी डेटा टाइप कहलाता है। वैसे वाइड होता है। तो जब भी आप वाइड फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि वाइड जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वाइड जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। वाइड जो है, अगर हम इसका साइज की बात करें, जैसे इंटीजर जो है 2 बाइट की जगह लेता है सी प्रोग्रामिंग में, फ्लोट 4 बाइट की जगह लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट की जगह लेता है, जबकि वाइड 0 बाइट की जगह लेता है। मतलब प्रोग्राम में इसको 0 स्पेस चाहिए, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। यदि प्रोग्राम में वाइड लिखा मतलब कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करता है। इसीलिए जब मेन के सामने वाइड लिखा रहता है तो यहाँ पे कभी भी रिटर्न 0 नहीं लिखा रहता है। मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा रिटर्न 0 वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने गेट सी एच वाला बता दिया है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे वाइड की जगह पे इंटीजर करके आप यहाँ पे ऐसे मेन लिखेंगे, समझिएगा बात को, तब मुझे गेट सी की जगह पे 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? मैं आपको आगे चल के एक प्रोग्राम और रन करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया, वाइड मेन मतलब मेन फंक्शन।
हमेशा प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ पे रिटर्न टाइप देना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। यदि आप मेन फंक्शन के पहले वाइड लिखते हैं तो कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, करली ब्रैकेट। मेथड की बॉडी की शुरुआत ओपन करली ब्रैकेट होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी के अंदर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम में जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं उसको लिखते हैं, उसको हम लोग कोड या स्टेटमेंट कहते हैं। और ओवरऑल कहें तो मेथड की बॉडी भी कहा जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है आपका, आप लाइन नंबर आपका 5th है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले मैंने शायद गुड मॉर्निंग लिखा था, बाद में उसको हेलो वर्ड कर दिया, तो कोई बात नहीं, आप जो भी चीज़ें लिखेंगे, देखिए प्रिंट टाइप जो फंक्शन होता है ना बाबू, वो studio.h के कंट्रोल में रहता है। और इसका मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिए प्रिंट मतलब होता है छापना। तो आपको मैं बता दूं कि प्रिंट टाइप फंक्शन के अंतर्गत डबल इन्वर्टेड कामा में ही चीज़ों को लिखा जाता है। ये देखिए मैंने लिखा डबल कोट, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। और जो भी चीज़ें लिखेंगे, चाहे आप हेलो वर्ड लिखें, चाहे गुड मॉर्निंग लिखें, चाहे प्रोग्राम लिखें, चाहे चंद्राकर से लिखें, जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ उसको प्रिंट कर देता है। इसका नाम ही है प्रिंट फंक्शन, छापना। ठीक है क्या? तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें आप आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमेशा फंक्शन को लास्ट में आपका ये जो आपको ऐसा जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेमी कॉलन। और सी प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको टर्मिनेटर भी कहा जाता है। ये क्या करता है, इसका काम है उस लाइन को वो क्या कर देता है, वहीं पे बंद कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। मतलब ये जो फंक्शन है उसका कवरेज क्षेत्र यहीं तक था, अब ये फंक्शन यहाँ पे बंद हो गया है। ये इसका पहचान है, टर्मिनेटर का, टर्मिनेट कर देता है उस, वो लाइन वहीं पे ख़त्म हो गया, आगे नहीं जाता है। क्लियर है क्या? अब लास्ट में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, गेट सी एच। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ लिख दिया है, यदि आप यहाँ पे वाइड लिखे हैं बेटा तब आप गेट सी एच लिखेंगे, और वहाँ पे यदि कोई भी डेटा टाइप लिखते हैं इंटीजर कैरेक्टर, तो अब आपको यहाँ पे आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। और ये जो ऐसे बैकवर्ड स्लेस है बेटा, ये सी प्रोग्रामिंग में काम आता है, किस चीज़ के लिए, कमेंट के लिए। सी प्रोग्रामिंग जब आप इसको रन करोगे तो जैसे ही डबल इन्वर्टेड लाइन मिलता है, सॉरी डबल आपको बैकवर्ड स्लेस मिलता है, तो उस चीज़ को वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब भी नोट्स वगैरह बनाते हैं, जैसे नोट करके ऐसे लिखते हैं ना, तो ये आपके नोट जो रहता है इसको आप मेन एग्जाम में नहीं लिखते हैं। ये जो नोट वाला सेक्शन रहता है केवल आपके समझने के लिए रहता है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में कुछ नोट लिखना रहता है, कमेंट लिखना रहता है, इसको एक्चुअली कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो जिसको कंपाइलर जो है रन नहीं करता है उसको वो छोड़ देता है। तो या तो आप इधर वाला लिखिए या इधर वाला लिखिए, ये मतलब है इसका। क्लियर है क्या? चलिए, तो गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो कोनियो जो कंसोल हेडर फाइल है उससे कंट्रोल में रहता है। और इसका मुख्य काम ये है, इसका फुल फॉर्म भी होता है, गेट कैरेक्टर होता है। गेट सी एच का फुल फॉर्म क्या होता है, गेट कैरेक्टर। जब तक आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक आप कोई भी बटन प्रेस नहीं करते हैं। तो देखिए आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या और दूसरा चीज़ जो रिटर्न 0 लिखा है बेटा, तो जब भी यहाँ पे रिटर्न टाइप में यदि आप वाइड की जगह भी कुछ और चीज़ लिखेंगे तो लास्ट में आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, ताकि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो और आउटपुट आपको प्रदर्शित हो। लास्ट में देखिए अंतिम लाइन जो है, आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है, मतलब फंक्शन को क्लोज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस सेक्शन को बोला जाता है बॉडी ऑफ मेथड, या मेथड की बॉडी कहते हैं। ठीक है क्या? चलिए, तो इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करने से पहले मैं आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए मैंने कंपाइलर पे प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है। अब आप देखिए मैंने जो पहले प्रोग्राम लिखा था, इस प्रोग्राम में अंतर क्या है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे हेडर फाइल में मैंने केवल studio.h लिखा है, conio.h नहीं लिखा है। देखिए कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जो मतलब उनका जब उनको कंपाइलर को बनाया जाता है तब वो उनके साथ क्या कर दिया जाता है कि कुछ जैसे बेटा, ये मैंने क्योंकि मोबाइल पे मैं आपको ये एप्लीकेशन पर रन करके दिखा रहा हूँ, ये तो ये studio.h के साथ भी कंफर्टेबल है, बस उसके साथ प्रोग्राम बना सकते हैं ये। तो conio.h आप यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट याद रखना मैंने जैसे कि आपको बताया है कि conio.h यदि आप यूज़ करेंगे तो वो गेट सी एच यूज़ होगा, यदि conio.h यूज़ नहीं करेंगे तो वो गेट सी एच यूज़ भी नहीं होगा। इसलिए आप दूसरा चीज़ आप नोट करिए कि यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन के बगल में मैंने बेटा पहले वाइड लिख के बताया था आपको। यदि रिटर्न टाइप आप वाइड नहीं लिखते हैं तब आप क्या लिखेंगे, कोई भी डेटा टाइप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इंटीजर लिखा हुआ हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप वाइड यूज़ नहीं करेंगे तो इंटीजर यूज़ करेंगे। तो जब आप कोनियो यूज़ नहीं कर रहे हैं और वाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं बेटा, तो आप गेट सी एच का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कोनियो यूज़ नहीं होगा, हेडर फाइल यूज़ नहीं होगा, आप गेट सी एच फंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज करके दिखा दिया है। मेन फंक्शन है, मैंने इंटीजर लिया है, तब मेरी मजबूरी है कि रिटर्न टाइप 0 लिखना पड़ेगा।
क्लियर है क्या? तो इससे आपका थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड जो है कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका 4 लाइन, ऐसे तो हमारा 6 लाइन का ही कोड है, ठीक है, जिसमें मुख्य आपके तो 2 तो कर्ली ब्रैकेट ही हो गया है नहीं? तो अब आप इसको क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करना है तो रन बटन पे ऐसे प्रेस करिएगा, रन को फिर से प्रेस करिएगा और ये देखिए आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, यदि आपको हेलो वर्ड नहीं लिखना है तो आप इसको मिटा दीजिए। देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में ही होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, तो ये देखिए गुड मॉर्निंग लिख दिया मैंने, ये देखिए आ गया गुड मॉर्निंग। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चलिए मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं जैसे ही रन करूँगा, रन कर दीजिए, अभी आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, गुड मॉर्निंग आ जाएगा। तो क्लियर है, क्या समझे आप कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें लिखते हैं वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको उसी स्क्रीन पे लिए चलता हूँ आपको, ठीक है, और प्रोग्राम आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।